नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। उत्तराखंड में सड़कों के विस्तार से आने वाले समय में यातायात का दबाव और बढ़ने वाला है। चारधाम ऑल वेदर रोड, भारत माला परियोजना और देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट अंतिम चरण में हैं। ऐसे में सरकार पहले से ही भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में हैं और आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि चारधाम ऑल वेदर रोड और भारत माला परियोजना के तहत प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण भी अब अंतिम चरण में है। इस एलिवेटेड रोड के पूरा होते ही देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक का भारी दबाव बढ़ने की आशंका है। इसी संभावित दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी से देहरादून के लिए रिंग रोड निर्माण का प्रस्ताव रखा था, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से सैद्धांतिक सहमति भी मिल चुकी है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में अभी और भी कई सड़कें और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। देखिए, सड़कों की दृष्टि से जहां चारधाम ऑल वेदर रोडों से लेकर भारतमाला श्रृंखला में भी अनेक सड़कें हमारी एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाली आज निर्माणाधीन है और देहरादून दिल्ली जो हमारा एक्सप्रेस वे है वह भी पूरी तरह से अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी होना है। इसी प्रकार इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के कार्य को पूरा होने के बाद देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा दबाव हमको फुटफॉल का उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले से भी हमने भारत सरकार के जो सड़क परिवहन मंत्रालय है वहाँ निवेदन किया था और उसके क्रम में उन्होंने हमको यहाँ पर रिंग रोड बनाने की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है। रुक करेंगे अगली खबर का। धामी सरकार का सुशासन मॉडल आया सामने। 216 कैंपों में 1.44 लाख से अधिक लोगों को मिला सीधा लाभ। सरकार पहुंची जनता के द्वार। 18,360 शिकायतों में से 13,068 का हुआ निस्तारण। एक ही मंच पर 80,712 लोगों को योजनाओं का लाभ मिला। सरकार पर जनता का भरोसा मजबूत हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश से बदली प्रशासन की कार्य संस्कृति। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सामने आया, जहां सरकार का सुशासन सामने आया है। 216 कैंपों में 1.44 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिला है। वहीं सरकार सीधे जनता के द्वार पहुंची है। 18,360 शिकायतों में से 13,068 का निस्तारण कर दिया गया है। वहीं एक ही मंच पर करीब 80,712 लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी नेता का पार्टी से इस्तीफा हुआ है। बीजेपी नेता अरविंद तोमर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सीबीआई जांच में हो रही देरी का उन्होंने हवाला दिया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने भी इस्तीफा दे दिया था। अंकिता भंडारी मर्डर केस उत्तराखंड में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर बीते दिन जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। अब मामले में एक और भारतीय जनता पार्टी नेता अरविंद तोमर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद तोमर ने अपने इस्तीफे में लिखा कि सीबीआई जांच में हो रही देरी के कारण मैं बहुत आहत हूं, जिस कारण तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। बता दें कि इससे पहले भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी भी मामले को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस अब राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरती नजर आ रही है। मेरे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए मेरे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, जो पूरी एक खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और चूंकि जांच नहीं हो पा रही है इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कुछ एक नजारा है?
देखिए ऋषभ, लगातार ही हम देख रहे हैं कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला है उसको लेकर उत्तराखंड ही नहीं अब देश भर में राजनीति गरमा रही है, क्योंकि अब जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुद यह आवाज उठा रहे हैं कि आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही। बीजेपी के एक और नेता अरविंद तोमर ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और हम लगातार ही देख रहे हैं कि जहां बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो इस बात की मांग उठा रहे हैं आखिर जो सीबीआई जांच है वो क्यों नहीं हो रही। दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए या अन्य सामाजिक संगठनों की बात की जाए, तो तमाम ऐसे संगठन हैं जो सड़कों पर उतरकर लगातार यही आंदोलन कर रहे हैं कि आखिर यह क्यों नहीं हो रही है, सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। इसको लेकर तमाम हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो खुद सड़कों पर उतरकर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही हमने हरिद्वार में देखा, उससे पहले देहरादून और पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरह से लगातार एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तो लगातार ही कांग्रेस भी यही कह रही है कि जब तक उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आता, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल संजय, चूंकि जब ये खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये जो विश्वास था कि बीजेपी के अंदर सब कुछ बेहतर होगा, वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। आखिरकार क्या कुछ देरी हो रही, क्यों सीबीआई जांच नहीं हो पा रही है? देखिए, अगर सरकार के नेताओं की बात की जाए या फिर अधिकारियों की बात की जाए तो उनका यही कहना है कि कोई ठोस प्रूफ या प्रमाण इस तरह का भी हमारे पास नहीं है जिस आधार पर सीबीआई जांच हो सके। क्योंकि पहले भी इस पूरे मामले को लेकर जो मुख्य आरोपी थे, 3 आरोपी थे। हालांकि जब से जो मुख्य आरोपी था पुलकित आर्या, जिसका ये रिजॉर्ट था वरंतरा रिजॉर्ट, उसको पुलिस से पहले ही जेल भेज चुकी है और आजीवन सजा काट रहा है। इसको लेकर अब जो विपक्ष है यानी जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और ये सब आपको बता दे, और यह अब एक न्याय यात्रा के रूप में विपक्ष काम कर रहा है, क्योंकि कल ही से पूर्व जो मुख्यमंत्री है हरीश रावत, उन्होंने एक न्याय यात्रा शुरू की है जिसकी शुरुआत हरिद्वार से हुई है। शुरुआती दौर में यह शिव मूर्ति से हर की पौड़ी तक हुई है और आने वाले दिनों में लगातार अलग अलग हिस्सों में इस न्याय यात्रा को निकाला जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय पूरी जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं गंगा रसोई के नाम से खास कैंटीन व्यवसाय शुरू करने जा रही हैं, जिसको लेकर हरिद्वार के ग्रामीण विकास इंक्यूबेटर केंद्र में महिलाओं की 6 दिवसीय ट्रेनिंग खत्म हो गई है। बता दें कि इस अनोखी क्लाउड किचन सर्विसेज के जरिए महिलाएं कम बजट में अपने घरों से किचन संचालित कर शुद्ध, साधारण और पौष्टिक भोजन बेच और परोस कर रोजगार कमा सकेंगी। सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने ट्रेनिंग लेने वाली सभी महिलाओं को सर्टिफिकेट दिए। इस दौरान महिलाएं अपने नए उद्यम को लेकर खासी उत्साहित नजर आई। सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि ये रसोई से रोजगार की ओर बढ़ाया हुआ कदम है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अन्य महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मैम और सर द्वारा जो हमें ये ट्रेनिंग दी गई, मतलब खाना तो हम घर से ही बनाते थे, घर में ही बनाते थे, पर ये है कि हमें भी थोड़ा मतलब सम्मान प्राप्त हुआ उनके द्वारा। और सर ने जो नाम रखा है वो सबसे बढ़िया, मतलब अपने यहाँ हरिद्वार में सबसे, मैं तो नहीं मानती इससे अच्छा नाम कोई होगा, माँ गंगे करके। सभी महिलाएं अच्छे से बनाती हैं, हम अपना भोजन अच्छे से बेचेंगे और इससे पैसा कमाएंगे, जिससे महिलाएं अपना रोजगार खड़ा कर सकेंगी, वह आत्मनिर्भर बनेंगी और सशक्त बनेंगी। और आजकल की हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया और कंपनियां, जो फैक्ट्रियां हैं, हॉस्पिटल हैं, उनके अकॉर्डिंग जितनी हमारी डिमांड है घर के बने हुए खाने की, घर का शुद्ध और फ्रेश खाना हो ताकि सबको मिले और हेल्दी खाना हो। जो मिल्स वगैरह है हमारे यहाँ, जो छूट गया था पीछे खाना, वो हम ये जो क्लाउड किचन की कॉन्सेप्ट है, इसमें महिलाएं अपने रसोई से ही इसको संचालित कर सकेंगी। एक तरह से ये रसोई से रोजगार की ओर बढ़ाया हुआ कदम है और इसमें आज हमने 25 महिलाओं को प्रशिक्षण पूरा किया है। इसकी आगे भी हम सीरीज जारी रखेंगे प्रशिक्षण। हमने कई प्रशिक्षक बुलाए थे, जिसमें जो फूड सेफ्टी के ऑफिसर थे वो भी आए थे। इसी तरह से जो हमारे होटल मैनेजमेंट के जो प्रशिक्षक थे वो भी आए थे। तो उन्होंने इसके साइंटिफिक जो मानक हैं उसको बताया। जो हमारे मेडिकल की तरफ से लोग आए थे, उन्होंने जो स्वास्थ्य संबंधी मानक है उसके संबंध में चर्चा की। तो इस तरह से इनको डिफरेंट एवेन्यूज, डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेनिंग दी गई है कि जिससे एक जो हाइजीन है और हेल्थ, सारे मानक जो है हम मेंटेन करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां संडे मार्केट से एमडीडीए फ्लैट वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शोर, जाम और अव्यवस्था से त्रस्त हैं एमडीडीए कॉलोनी के लोग। आईएसबीटी एमडीडीए फ्लैटों में अब रहना बहुत मुश्किल हो गया है।
वहीं आईएसबीटी क्षेत्र में स्थानांतरण बना शहर वासियों के लिए मुसीबत की कड़ी। आपको बता दें, एमडीडीए सोसाइटी ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी है, जहां उन्होंने बताया है कि क्षेत्र में स्थानांतरण शहरवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। मामले में अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। स्थानीयों ने स्मार्ट सिटी और सुव्यवस्थित देहरादून के दावे पर सवाल उठाए। खबर देहरादून से है, जहां संडे मार्केट से एमडीडीए फ्लैट वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शोर, जाम और अव्यवस्था से एमडीडीए कॉलोनी वाले काफी हम चाहते हैं कि इस संडे मार्केट को फिर से जहां ये पहले लगती थी, या प्रशासन इस पे ध्यान दे कि इसको कहां स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि ये मार्केट अगर यहाँ पे रहेगी तो यहाँ पर लोगों का रहना असंभव हो जाएगा और आने वाले समय में और दिक्कतें यहाँ बढ़ती रहेंगी। इसी सोसाइटी के अंदर जब से संडे मार्केट लग रहा है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न हो रही है। जैसे कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको रहते रहते जो सबसे बड़ी सुविधा हो रही है यहाँ की आवाज़, इस संडे मार्केट का माहौल, यहाँ से यातायात की सुविधा आप देखिए कैसे बाधित हो रही है। सोसाइटी के अंदर जाना, सोसाइटी के बाहर आना, और जो यहाँ पे निवासी जितने भी रह रहे हैं सभी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इस संडे। लगातार आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है। संडे मार्केट की वजह से एमडीडीए फ्लैट वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे थे कि वहां संडे मार्केट लग रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं आईएसबीटी एमडीडीए फ्लैटों में अब रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग लगातार, स्थानीय लोग जो हैं वो स्मार्ट सिटी और सुव्यवस्थित देहरादून के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत भी दी, बावजूद उसके मामले में अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। ना तो प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे हैं, ना ही कोई अन्य अधिकारी वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और लोगों की सुनवाई कर रहे हैं, जिससे अब लोगों में काफी रोष भी देखा जा रहा है। वहीं स्थानीय लोग लगातार स्मार्ट सिटी और सुव्यवस्थित देहरादून के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला देहरादून का है, जहां संडे मार्केट से एमडीडीए फ्लैट वालों की जिंदगी काफी दुश्वार हो गई है। शोर, जाम और अव्यवस्था से त्रस्त हैं एमडीडीए कॉलोनी के निवासी। आईएसबीटी एमडीडीए फ्लैटों में रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है। आईएसबीटी ये आप देख सकते हैं, ये एमडीडीए हाई जो कॉलोनी है, जो संजय पुंडीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। संजय, चूंकि अब एमडीडीए वासियों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ पूरा प्रकरण है और क्यों इतनी दिक्कतें समक्ष आ रही हैं? देखिए ऋषभ, संडे की ये प्रसिद्ध मार्केट लंबे समय से लगती आ रही है और जिसका स्थानांतरण हुआ है, इससे कहीं ना कहीं आईएसबीटी के एमडीडीए फ्लैट में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शनिवार देर शाम से ही आतंक शुरू हो जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ और शोर शराबे से जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं। जिसके बाद अब उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि पहले जहां पर यह मार्केट लगती थी, इसे वहीं पर स्थानांतरण करना चाहिए। इसको लेकर अब देखने वाली बात होगी जिलाधिकारी किस तरह से संज्ञान लेते हैं और किस तरह से फ्लैट में रहने वाले लोगों का समाधान होता है। क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी भीड़ और शोर शराबे के कारण जो लोग हैं वो बेहद परेशान है। हालांकि पढ़ने वाले बच्चे भी इससे काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो शोर शराबा होता है, तो इससे काफी परेशानी होती है, डिस्टर्ब होता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से हटाने की लगातार मांग की जा रही है। रुक करेंगे। रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को नजर आया है। तेज रफ्तार कार ने युवक को रौंद दिया है। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। कार की चपेट में 2 बाइकें आई हैं। वहीं स्थानीयों ने कार चालक पर नशे में होने का आरोप लगाया है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कार्यवाही कर रही है। खबर रुड़की से है, जहां तेज रफ्तार कार ने कहर ढा दिया है और कार ने युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार की चपेट में 2 बाइकें आई। वहीं स्थानीयों ने कार चालक पर नशे में होने का आरोप लगाया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कार जा रही है, एक युवक को रौंदती हुई। वहीं 2 बाइकों में भी कार ने टक्कर मारी है। कार का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। अब नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस कार्यवाही आगे करेगी और लगातार सीसीटीवी के आधार पर पुलिस से कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, खबर रुड़की से है, जहां तेज रफ्तार कार ने
कहर ढाया है। तेज रफ्तार कार ने युवक को रौंदते हुए 2 बाइकों में टक्कर मारी है। स्थानियों ने कार चालक पर नशे में होने का आरोप लगाया है। टक्कर मारने के बाद चालक वहां से फरार हो गया। उसके बाद ये सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। उधम सिंह नगर में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया है। सरकार के निर्देशों पर जिले में लगातार कार्रवाई हो रही है। 25 नवंबर से चल रही कार्रवाई से बाल श्रम के खिलाफ विशेष अभियान होटल और रेस्टोरेंट जैसे चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई हो रही है। होटल में काम करते 3 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। आपको बता दें, बाल श्रम से मुक्त कराए जा रहे बच्चों को भेजा जा रहा है राहत शिविर। बाल श्रम के दुष्परिणामों को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं बाल श्रम की समस्या को जड़ से खत्म करना इसका उद्देश्य है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां लगातार अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जा रहा है। सरकार के निर्देशों पर जिले में लगातार कार्रवाई हो रही है। 25 नवंबर से बाल श्रम के खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है। होटल और रेस्टोरेंट जैसे चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। होटल में काम करते 3 बाल श्रमिकों को मुक्त भी कराया गया है। वहीं बाल श्रम से मुक्त कराए जा रहे बच्चों को राहत शिविर भेजा जा रहा है। बाल श्रम के दुष्परिणामों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं बाल श्रम की समस्या को जड़ से खत्म करना इसका उद्देश्य है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जाते हैं और हमारे यहाँ अभी नवंबर में एक शासन से निर्देश जारी हुए थे। हमको जनपद स्तर पर 0 चाइल्ड लेबर जोन योजना के तहत निरीक्षण कर बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण, उनका रेस्क्यू और उनका पुनर्वास कराया जाना था। यह अभियान हमारे द्वारा अभी 25 नवंबर से स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमारे जनपद के जितने भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं उन सभी के लिए एक रोस्टर तैयार करके दिया गया है, ताकि वो टास्क फोर्स के साथ अपना समन्वय बनाते हुए समय समय पर जो उनके एरियाज हैं उनमें रेस्क्यू अभियान चलाएं, निरीक्षण करें और साथ साथ सबसे बड़ी चीज जन जागरूकता। हमारा उद्देश्य किसी को भी परेशान करना है, हरास करना नहीं। हमारा उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन या बाल श्रम नहीं कराने के लिए लोगों में जन जागरूकता लाना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।